सऊदी अरब वस्तुओं पर टैक्स 3 गुना बढ़ा। कोरोना वायरस महामारी और तेल की कम कीमत की मार झेल रहे सऊदी अरब ने सोमवार को बुनियादी वस्तुओं पर लगने वाले मूल्य वर्धित कर वैट 3 गुना कर 15% करने की घोषणा की। साथ ही विभिन्न परियोजनाओं और अन्य मदों में होने वाले खर्च में करीब 26 अरब डॉलर की कटौती करेगा। देश के वित्त मंत्री के अनुसार इतना ही नहीं, सऊदी नागरिकों को 2018 से लागू रहन सहन लागत भत्ता से भी हाथ धोना पड़ेगा। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को विविध रूप देने के प्रयासों के बावजूद देश अभी भी काफी हद तक तेल आय पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश आज धूल भरी आंधी के आसार। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी पानी की आशंका जताई है। राज्य के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने और फिर गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। 13 व 14 मई को भी राज्य के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। रविवार की शाम से सोमवार की सुबह के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंधी आई और फिर गरज चमक के साथ बारिश हुई। इस अवधि में प्रदेश में सबसे अधिक 5 सेंटीमीटर बारिश प्रयागराज के कोरांव में दर्ज की गई। इसके अलावा निघासन, फतेहपुर, रामनगर, बहेरी, मुरादाबाद में 3-3, करछना, मिर्जापुर, मऊ, वाराणसी, प्रयागराज, बिजनौर, पूरनपुर, बिलग्राम, देवबंद और अमरोहा में 2-2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यूपी 24 घंटे में मिले 109 नए मरीज। सोमवार को बलिया व अंबेडकर नगर जिलों को भी कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है। इस तरह अब 75 में से 74 जिलों में कोरोना के मरीज पाए जा चुके हैं। ललितपुर में पिछली 9 मई को एक ही कोरोना मरीज संक्रमित पाया गया था। उसकी सोमवार को मौत हो गई। इस तरह प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 80 मौतें हो चुकी हैं। कोरोना पॉजिटिव के 109 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें अकेले आगरा के ही 14 हैं। सोमवार को लखनऊ में कोई पॉजिटिव केस नहीं पाया गया। इस तरह अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 3573 तक पहुंच गई है। सोमवार को 105 मरीज ठीक होकर घर वापस चले गए। अब तक 1758 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। अब तक तबलीगी जमात के 1184 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। वित्त मंत्रालय 6195 करोड़ रुपए जारी किया 14 राज्यों को। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6195 करोड़ रुपए जारी किया। कोरोना वायरस संकट के दौरान राज्यों के संसाधन बढ़ाने के लिए यह राशि जारी की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने ट्विटर पर कहा, सरकार ने 11 मई 2020 करे दूसरी किस्त के रूप में 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में कुल 6195.08 करोड़ रुपए जारी किए। यह 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप है। इससे राज्यों को कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो पाएगा। रामायण पर विश्वकोश बनाने में 50,000 विद्वान का योगदान। प्रदेश के संस्कृति विभाग की पहल पर अयोध्या शोध संस्थान की अगुवाई में रामायण पर विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया बनाने की रूपरेखा अब विस्तार लेने लगी है। इस इंसाइक्लोपीडिया को तैयार करने में देश विदेश के करीब 50,000 विद्वान, रामायण मर्मज्ञ, संस्कृति कर्मी और साहित्यकारों का बतौर शोधकर्ता योगदान लिया जाएगा। अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक डा. Y.P. सिंह ने बताया कि रामायण पर इंसाइक्लोपीडिया का प्रत्येक खंड 1100 पृष्ठों का होगा। अंग्रेजी भाषा के अलावा विदेशी भाषाओं रूसी, जर्मन, फ्रेंच आदि में भी इसके संस्करण प्रकाशित होंगे। इनके अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में भी यह इंसाइक्लोपीडिया उपलब्ध होगा। इसका डिजिटल संस्करण भी प्रकाशित किया जाएगा। उनका दावा है कि भारतीय संस्कृति से जुड़े किसी महाकाव्य पर अपनी तरह का यह पहला विश्वकोश होगा। डीडीयू में मूल्यांकन शुरू। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में वार्षिक परीक्षा के कॉपियों की मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बार मूल्यांकन के लिए कॉपियां शिक्षकों को भेजी जाएंगी। यह प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो जाएगी। पहले चरण में हर शिक्षक के घर 200 से लेकर 500 कॉपियां भेजी जा रही हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के कारण परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया ठप हो गई थी। इसके कारण समस्या बढ़ती जा रही है। कॉपियां जांची नहीं गई हैं। नए सत्र में देर हो सकती है। इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मूल्यांकन प्रक्रिया को शुरू करने का फैसला किया गया। सबसे पहले एमए अंतिम वर्ष की कॉपियों को जांचने का फैसला किया गया है। ऑपरेशन से पहले होगी कोरोना जांच। निजी अस्पतालों में ऑपरेशन अब कठिन हो जाएगा। अस्पतालों में ऑपरेशन से पहले कोरोना की जांच होगी। इसको लेकर सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है।
सिजेरियन सहित किसी भी गंभीर ऑपरेशन के पूर्व कोरोना संक्रमण की जांच जरूरी है। 5 दिनों से निजी लैब सैंपल लेना बंद कर दिए हैं, इससे मरीजों की सांसत हो गई है। सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवतियों को है। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने निर्देश जारी कर दिया है कि निजी लैब को कोरोना जांच से पहले अब मरीजों की जानकारी देनी होगी। इसके लिए निजी लैब के टेक्नीशियनों की अलग से आईडी बनाई गई है। उसी के जरिए मरीजों का पूरा ब्यौरा देना होगा। वित्त मंत्री आज 4 बजे बताएंगी कैसे होगा 20 लाख करोड़ के पैकेज का इस्तेमाल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो राहत पैकेज की बारीकियां बताएंगी। वह यह भी बताएंगी कि 20 लाख करोड़ का इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में की जाएगी और इन्हें कितनी राशि दी जाएगी। इस राशि का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। कोरोना संकट से बेपटरी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। बांग्लादेश रोहिंग्या कैंप में भीषण आग। बांग्लादेश में कॉक्स बाजार जिले में रोहिंग्या शरणार्थियों के शिविर में मंगलवार 12 मई को भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 400 झुग्गियां और दुकानें जलकर खाक हो गईं। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने फेसबुक पर लिखे एक पोस्ट में बताया कि तत्काल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उसने बताया कि कॉक्स बाजार जिले के कुतुपालोन के लंबाशिया शिविर में मंगलवार सुबह आग लग गई। म्यांमार की सीमा से लगते इस जिले में 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। वे सीमा पार करके बांग्लादेश पहुंचे हैं। क्षेत्र के मुख्य सरकारी अधिकारी निकारुज़्ज़मा चौधरी ने बताया कि दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और 1 घंटे के भीतर आग बुझा दी। काबुल शिया इलाके में क्लिनिक पर आतंकवादी हमला। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिमी इलाके में आतंकवादियों ने एक प्रसूति अस्पताल पर हमला कर दिया, जिससे 2 नवजात शिशुओं समेत 14 लोगों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने जो तस्वीर जारी की है उसके अनुसार अफगानिस्तान सुरक्षा बलों ने अस्पताल से कई बच्चों एवं उनकी मांओं को सुरक्षित निकाल लिया है। लॉकडाउन 50 दिनों में 400 करोड़ से अधिक का उत्पादन प्रभावित। गीडा से लेकर गोरखनाथ इंडस्ट्रियल एरिया तक 400 से अधिक फैक्ट्रियों में साल भर में करीब 4000 करोड़ रुपये का उत्पादन होता है। पिछले 50 दिनों के लॉकडाउन में बमुश्किल 20% फैक्ट्रियों का संचालन हुआ, वह भी आधे से कम क्षमता से। चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के मुताबिक इन 50 दिनों में 400 करोड़ से अधिक का उत्पादन प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन खुल भी जाए तो फैक्ट्रियों को सामान्य स्थिति में आने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। अमेरिका 20 साल में चीन से 5 महामारी आई। कोरोना संकट के बीच अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा कि बीते 20 साल में चीन से 5 महामारी आई है और इसे किसी न किसी बिंदु पर तो रोकना ही होगा। उन्होंने दुनिया भर में 2,50,000 लोगों की जान लेने वाली महामारी कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। ओब्रायन ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, दुनिया भर के लोग खड़े होंगे और चीन की सरकार से कहेंगे कि हम चीन से निकल रही इन महामारियों को सहन नहीं करेंगे, फिर चाहे ये पशु बाजारों से निकल रही हो या फिर प्रयोगशालाओं से। उन्होंने कहा, हमें पता है कि यह कोरोना वायरस महामारी वुहान से निकली है और परिस्थितिजन्य सबूत हैं जो बताते हैं कि यह किसी प्रयोगशाला या पशु बाजार से निकली है। 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मरीज। गोरखपुर बस्ती मंडल में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 10 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों मंडलों में अब कुल 136 मामले आए, जिनमें से 49 की अस्पताल से छुट्टी हो चुकी है। एक कोरोना मरीज की 30 मार्च को मौत हो गई थी। कोरोना के सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट बस्ती में हैं। वहीं इसका पहला मामला आया था। उत्तर में कोरोना से पहली मौत भी बस्ती के युवक की ही हुई। BRD मेडिकल कॉलेज में युवक की मौत के समय तक यह पता नहीं था कि से कोरोना है। डॉक्टरों ने युवक के थ्रोट स्वैब का नमूना रखकर शव परिवारीजनों को सौंप दिया था। अगले दिन जब उसमें कोरोना की पुष्टि हुई तब तक उसके जनाजे में शामिल हुए कई लोगों पर कोरोना अपना शिकंजा कस चुका था। इनमें ज्यादातर लोग युवक के परिवार के हैं। बस्ती में अब तक कुल 46 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 22 ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। विजय माल्या 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के लिए बधाई। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने गुरुवार को एक ट्वीट सरकार से 100% कर्ज चुकाने के उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने सरकार से उनके खिलाफ मामले बंद करने की अपील भी की।
माल्या ने हाल में घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज पर भारत सरकार को बधाई देते हुए अफसोस जताया कि उनके बकाया चुकाने के प्रस्तावों को बार बार नजरअंदाज किया गया। उन्होंने ट्वीट किया, कोविड-19 राहत पैकेज के लिए सरकार को बधाई। वे जितना चाहें उतने नोट छाप सकते हैं, लेकिन क्या मेरे जैसे छोटे योगदानकर्ता की अनदेखी करनी चाहिए, जो सरकार के स्वामित्व वाले बैंक से लिया गया 100% कर्ज वापस करना चाहता है? शायद यह वायरस कभी न जाए। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है और इस पर कब काबू पाया जा सकता है, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी नहीं पता है कि आखिर कोरोना का अंत कब होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपात परिस्थिति संबंधी प्रमुख ने कहा है कि यह अनुमान लगाना असंभव है कि वैश्विक महामारी पर कब तक नियंत्रण पाया जा सकेगा। डॉक्टर माइकल रेयान ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, संभवतः यह वायरस कभी न जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या अभी तक कम है। उन्होंने कहा कि टीके के अभाव में लोगों के भीतर इस विषाणु के खिलाफ प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होने में वर्षों लग सकते हैं। उन्होंने कहा, यह हमारे समुदायों में एक अन्य महामारी विषाणु बन सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शाम 4 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बुधवार को मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का लेखा जोखा देने के क्रम में आज इसकी दूसरी किस्त के ऐलान के लिए निर्मला सीतारमण आज फिर से मीडिया से मुखातिब होंगी। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अगले कुछ दिनों तक उनकी टीम पीएम के दृष्टिकोण को सामने रखने और आर्थिक पैकेज पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए मीडिया के सामने आएगी। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री आज कोरोना संकट से प्रभावित किसानों को राहत देने के वास्ते कुछ बड़ा ऐलान कर सकती हैं। कृषि क्षेत्र, किसानों से जुड़ी गतिविधियों और उत्पादों के सप्लाई चेन को लेकर भी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। बता दें कि कोरोना संकट के दौर में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। 732 कंपनियां हैंड सैनिटाइजर के निर्माण में जुटी। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में मास्क और हैंड सैनिटाइजर की अहम भूमिका है। तीसरे दौर के लॉकडाउन में कुछ रियायत और चौथे दौर के लॉकडाउन में मिलने वाली छूट से हैंड सैनिटाइजर की मांग में एकदम इजाफा होगा। इसलिए सरकार ने बड़ी संख्या में कंपनियों को हैंड सैनिटाइजर बनाने के लाइसेंस जारी किए हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मुताबिक हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु अधिनियम का दायरे में लाने के निर्णय के बाद करीब 750 कंपनियों को हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए लाइसेंस जारी किए हैं ताकि सैनिटाइजर की मांग और आपूर्ति में संतुलन के साथ कीमतों पर अंकुश रखा जा सके। टाटा मोटर्स के कई प्लांट में काम शुरू। टाटा मोटर्स ने बुधवार को कहा कि उसने अपने उत्तराखंड के पंतनगर और गुजरात के साणंद प्लांट में कामकाज शुरू कर दिया है। संबंधित सरकारी प्राधिकरणों से मंजूरी मिलने के बाद कंपनी ने दोनों प्लांटों में परिचालन शुरू किया है। जमशेदपुर प्लांट में भी जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है। टाटा मोटर्स ने एक बयान में कहा कि जमशेदपुर, लखनऊ, धारवाड़, कर्नाटक और पुणे में काम शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है और अगले कुछ दिनों में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। टाटा मोटर्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक गुवेंटेर बुश्चेक ने कहा, हमारी पहली प्राथमिकता कर्मचारियों, ग्राहकों और भागीदारों की सुरक्षा है। इसीलिए हमने फिलहाल सभी कारखानों में सीमित और जरूरी कर्मचारियों के साथ कामकाज शुरू किया है। दूरस्थ इलाकों से मूल्यांकन केंद्र नहीं आ पा रहे परीक्षक। यूपी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दूसरे दिन विरोध तो जारी रहा, लेकिन समय से मूल्यांकन शुरू होने की वजह पहले दिन से 3 गुना ज्यादा कॉपियां जांची गई। बुधवार को 67,871 कॉपियों का मूल्यांकन किया गया। वहीं शिक्षकों की उपस्थिति पहले दिन की तुलना में 150 अधिक रही। दूसरे दिन 1187 परीक्षक मूल्यांकन कार्य में शामिल हुए। बुधवार से अतिरिक्त मूल्यांकन के केंद्र के रूप में बने मारवाड़ इंटर कॉलेज में भी मूल्यांकन शुरू हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए एमएसआई इंटर कॉलेज पर मूल्यांकन कार्य में लगाए गए सामाजिक अध्ययन के 530 शिक्षकों और 53 डिप्टी हेड एग्जामिनरों को मारवाड़ इंटर कॉलेज में ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ ही एमएसआई, एमपी, एमजी, जुबली और सेंट एंड्रूज इंटर कॉलेज में मूल्यांकन कार्य जारी रहा। 6 मूल्यांकन केंद्रों पर 3120 परीक्षक कॉपियों के मूल्यांकन के लिए लगाए गए हैं। बीआरडी में 6 मरीज ठीक होकर घर भेजे गए। कोरोना के दंश से जूझ रहे मंडल को गुरुवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज से राहत की खबर मिली है। गुरुवार को बीआरडी से कोरोना संक्रमित 6 मरीज डिस्चार्ज हो गए।
इसमें 2 मरीज जिले के हैं। इसके अलावा कुशीनगर और देवरिया के भी दो मरीज ठीक होकर घर भेजे गए हैं। सभी को बिया रेड्डी मेडिकल कॉलेज से 108 एम्बुलेंस की मदद से घर भेजा गया है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 8 रह गई है। जिले में ठीक होने वाले मरीजों में बांसगांव की रानी भैंसा निवासी 34 साल की महिला और शहर के बिछिया कॉलोनी का रहने वाला नेपाली नागरिक हैं। 29 अप्रैल को महिला पॉजिटिव पाई गई थी, जबकि 1 मई को नेपाली नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। महिला की 2 रिपोर्ट 5 दिन पूर्व ही निगेटिव आ चुकी थी, जबकि नेपाली नागरिक की रिपोर्ट 2 दिन पूर्व निगेटिव आई थी, लेकिन 14 दिन न बीतने के कारण इन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने रोके रखा था। गोरखपुर में एक साथ बने 4 हॉटस्पॉट। गुरुवार को जिले के 4 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्रशासन ने चारों गांवों को सील करते हुए उन्हें हॉटस्पॉट घोषित कर दिया और मरीजों के संपर्कों की तलाश तेज कर दी। इन गांवों को सैनिटाइज कराया गया और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी निगरानी तेज कर दी है। एक साथ 4 मरीज मिलने और चारों के परिवार के साथ गांव में रहने के चलते हजारों लोगों की जान सांसत में आ गई है। दिल्ली से गोरखपुर लौटे 2 भाई धूप में क्वारंटाइन। लॉकडाउन के बीच दिल्ली से गोरखपुर अपने परिवार के पास लौटे 2 भाई कड़ी धूप में क्वारंटाइन में रहने को मजबूर हैं। प्रशासन ने जांच के बाद इन्हें होम क्वारंटाइन किया, लेकिन इनकी मजबूरी ने इन्हें रूफ क्वारंटाइन कर दिया है। दरअसल घर एक कमरे का है और उसमें पिता, बीवी, बच्चों समेत 7 लोग पहले से कमरे में रहते हैं। हुमायूंपुर निवासी श्रीराम को 2 साल पहले पीएम आवास के लिए पैसा मिला था। एक कमरे के मकान और खुले बरामदे में 7 लोगों का परिवार जैसे तैसे रहता है। मंगलवार को 2 बेटे कन्हई और अच्छे लाल दिल्ली से पहुंचे तो प्रशासन ने होम क्वारंटाइन के लिए घर भेज दिया। पिता, पत्नी और बच्चों के बचाव के लिए दोनों भाइयों ने छत पर रहने का निर्णय लिया। रात में ही बांस, चादर और पॉलीथिन से आशियाना बनाया गया। गोरखपुर कोटेदार का भतीजा संक्रमित मिला। कोरोना वायरस ने गोरखपुर शहर में भी दस्तक दे दी है। पहला केस रसूलपुर में पाया गया है। वहां 5 दिन पहले मुंबई से लौटा 30 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। युवक क्षेत्र के कोटेदार का भतीजा है। शुक्रवार रसूलपुर का रहने वाला 30 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित निकला। वह 5 दिन पहले मुंबई से लौटा है। वह कोटेदार का भतीजा है। मिली जानकारी के अनुसार युवक 10 मई को मुंबई से लौटा था। वह 2 दिन नौसर में अपनी बहन के घर पर रहा। तीसरे दिन तबीयत खराब हुई तो एक दोस्त उसे लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचा। बीआरडी में डॉक्टरों ने कोरोना की जांच के लिए उसके थ्रोट स्वैब का सैंपल लिया। शुक्रवार की सुबह जारी रिपोर्ट में उसके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। अमेरिका का चीन को झटका। कोरोना वायरस कहर के बीच अमेरिका ने चीन को झटका देने की शुरुआत कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि उनके प्रशासन ने चीन से अरबों डॉलर के अमेरिकी पेंशन निधि निवेश निकालने के लिए कहा है और इसी तरह के अन्य कदमों पर विचार किया जा रहा है। कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद अमेरिका और चीन के संबंध बिगड़ गए हैं। अमेरिका ने कोरोना वायरस से निपटने में चीन के रुख पर निराशा व्यक्त की है। कोरोना वायरस अब तक अमेरिका में 80,000 से अधिक लोगों की जान ले चुका है। चीन पर कोरोना के बौद्धिक संपदा और अनुसंधान कार्य से जुड़ी जानकारियां चोरी करने का भी आरोप लगाया गया है। 30 जून तक की सभी रेगुलर ट्रेनों के टिकट कैंसल, श्रमिक और स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। रेलवे ने 30 जून तक की यात्रा के लिए पहले से बुक सभी टिकटों को कैंसल कर दिया है। रेल मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सभी टिकटों पर फुल रिफंड दिया जाएगा, यानी यात्रियों से कैंसिलेशन चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा। रेलवे बोर्ड पैसेंजर मार्केटिंग डायरेक्टर की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और उपनगरीय सहित सभी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि श्रमिक, स्पेशल ट्रेनों और 12 मई से शुरू की गई स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। इन ट्रेनों के टिकट नहीं कैंसिल किए गए हैं। 17 मई तक अन्य सभी ट्रेनों के टिकट पहले ही कैंसिल किए जा चुके थे। इसके अलावा रेलवे ने रेगुलर ट्रेनों के टिकट बुकिंग पर भी रोक लगा रखी है। रामदेव की पतंजलि ला रही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑडम। पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए देशवासियों से लोकल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल की अपील की है। इस बीच बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि स्वदेशी प्रोडक्ट्स के लिए नया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑडम लॉन्च करने जा रही है। इस ऑनलाइन मार्केटप्लेस में पतंजलि के अलावा दूसरी कंपनियों के मेड इन इंडिया और स्वदेशी सामान बेचे जाएंगे।
इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑडम के जरिए पतंजलि के आयुर्वेदिक उत्पादों की बिक्री के साथ ही पड़ोस की दुकानों को भी जोड़ा जाएगा, जो भारतीय प्रोडक्ट्स बेचेंगी। कंपनी ऑडम पर आने वाले ऑर्डर की कुछ ही घंटों के भीतर मुफ्त होम डिलीवरी करेगी। इसके लिए मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है। गोरखपुर बस्ती मंडल में कोरोना संक्रमण की संख्या 160 के पार। गोरखपुर बस्ती मंडल में कोरोना संक्रमण फैलने की रफ्तार तेज हो गई है। दोनों मंडलों के 7 जिलों में देश के विभिन्न इलाकों से रोज हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इन हालात में प्रशासन के लिए संक्रमण को शहर से लेकर गांवों तक फैलने से रोकना बड़ी चुनौती बन गया है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा सड़कों पर ट्रकों, बसों और पैदल आने वालों का रेला लगा है। आने वालों की थर्मल स्कैनिंग जिलों की सीमाओं पर हो रही है। शरीर का तापमान सामान्य से अधिक कम मिलने पर लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। सामान्य तापमान मिलने पर ही लोग होम क्वारंटीन में रहने के वादे के साथ गांवों में भेजे जा रहे हैं। पिछले 48 घंटों में दोनों मंडलों के सभी जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से ज्यादातर बाहर से आए थे। यह सिलसिला थम नहीं रहा है। शनिवार की सुबह देवरिया में 5 और कुशीनगर में 1 मरीज मिला है। सिद्धार्थनगर में भी शनिवार को 50 वर्षीय एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। वह मुंबई से आया था और शोहरतगढ़ में क्वारंटीन था। जिले में अब तक 37 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। सीएमओ डॉक्टर सीमा राय ने उसके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की। उत्तर प्रदेश के तीनों तकनीकी विश्वविद्यालय 1 जुलाई से खुलेंगे। प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित तीनों तकनीकी विश्वविद्यालय 1 जुलाई 2020 से खुल जाएंगे। तीनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने मिलकर यह फैसला किया है। उन्होंने ऐसा फैसला यह मानकर किया है कि 30 जून तक कोरोना महामारी की स्थितियां नियंत्रण में होंगी। तीनों विश्वविद्यालयों ने 6 जुलाई से कक्षाएं शुरू करने और 18 से 26 जुलाई के बीच सत्रीय परीक्षाएं कराने की भी योजना बनाई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ AKTU, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर MMMTU एवं हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर HBTU के कुलपतियों ने बैठक करके पठन पाठन एवं परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की। बैठक में तय किया गया कि AKTU लखनऊ से संबद्ध 756 तकनीकी संस्थानों MMTU गोरखपुर एवं HBTU कानपुर के अंतिम वर्ष के छात्रों एवं विश्वविद्यालय की सुविधानुसार अन्य छात्रों को शामिल करते हुए पहले फेज में अध्यापन के लिए कक्षाएं 6 जुलाई से शुरू होंगी। स्टेट बैंक आज से करेगा मोबाइल ATM की शुरुआत। वरिष्ठ संवाददाता लॉकडाउन के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी सभी शाखाओं व ATM के माध्यम से ग्राहकों को नकदी उपलब्ध कराने के साथ साथ अन्य बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को स्टेट बैंक अपनी नई मोबाइल ATM सेवा भी शुरू करेगा। DGA PC बरोड़ ने बताया कि इस सेवा के तहत बैंक अपना पहला मोबाइल ATM लॉन्च करेगा। यह ATM शहर के ऐसे सभी इलाकों में जाकर अपनी सेवाएं देगा जहां ATM सेवाएं उपलब्ध नहीं है या जहां ग्राहकों को नकदी की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में एवं इसकी मांग को देखते मोबाइल ATM की संख्या बढ़ाई भी जाएगी। मोबाइल ATM की सुविधा का शुभारंभ DM कार्यालय में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन करेंगे। 20 करोड़ के 200 वेंटिलेटर अमेरिका से भारत आएंगे। कोरोना संकट के बीच अमेरिका और भारत की बीच दोस्ती की झलक देखने को मिल रही है। भारत ने जहां कोरोना संकट से जूझ रहे अमेरिका को एंटी मलेरिया दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन देकर मदद की, वहीं कोरोना से मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने भारत को करीब 200 वेंटिलेटर दान करने का ऐलान किया है। सरकारी अधिकारी ने कहा कि ऐसे संकेत दिए गए हैं कि वेंटिलेटर की ये खेप इस महीने के अंत या फिर जून पहले सप्ताह तक भारत में आ जाएगी। एक वेंटिलेटर की कीमत करीब 10 लाख रुपये $13,000 या 9.6 लाख रुपये आंकी गई है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन की लागत शामिल नहीं है। कुल मिलाकर 200 वेंटिलेटर पर 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 20 करोड़ की कीमत आएगी। चीन UN का सबसे बड़े कर्जदार है अमेरिका, करे भुगतान। चीन ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को संयुक्त राष्ट्र में अपने वित्तीय दायित्वों को सक्रिय रूप से पूरा करने का संदेश देते हुए बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि वाशिंगटन को $2 अरब से अधिक संगठन को देना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यालय की एक रिपोर्ट और एक बैठक में कहा गया, 14 मई तक संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट और शांति बजट के तहत क्रमशः $1.63 बिलियन और $2.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल रकम नहीं चुकाई गई है।
चीन ने कहा कि कई वर्षों के बाद बकाया राशि में संयुक्त राज्य का अमेरिका सबसे बड़ा कर्जदार है, जिसे क्रमशः 1.165 बिलियन और 1.332 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने हैं। शाहिद अफरीदी ने उठाया कश्मीर मुद्दा, फैंस ने लगाई क्लास। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा छेड़ दिया है। अफरीदी ने ट्वीट किया कि कश्मीरी लोगों की व्यथा समझने के लिए किसी धार्मिक विश्वास की जरूरत नहीं है। कश्मीर का मुद्दा अफरीदी पहले भी उठाते रहे हैं। उनका यह ट्वीट भारतीय क्रिकेट फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। भारतीय फैंस ने अफरीदी के इस ट्वीट पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। चीन से आयात कम करने में जुटी यूपी सरकार। कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग के साथ अब आत्मनिर्भर बनने का अभियान तेज हो गया है। चीन से आयात पर निर्भरता पर कम करने के लिए उत्तर प्रदेश अपनी विशेष मुहिम में जुट गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसका संकेत दिया है। अब चीन में बने लक्ष्मी गणेश चाइनीज दिए, झालर व अगरबत्ती का स्थान स्वदेशी सामान लेंगे। बात यहां तक सीमित नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, इलेक्ट्रिकल सामान, रसायन, हैंडलूम आदि सामान का उत्पादन इतना बढ़ाया जाएगा ताकि देश को इन सामानों को चीन से मंगाने की जरूरत न पड़े। राशिफल 2020। मेष राशि के जातक स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। आपकी राशि का स्वामी मंगल है। इस राशि वाले व्यक्ति स्वभाव से थोड़े उग्र होते हैं। क्रोध व आक्रामकता की वजह से आप अपना धैर्य खो बैठते हैं। कार्यों को जवाबदारी से पूर्ण करना पसंद करते हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता की लोग प्रशंसा करते हैं। पढ़ने का शौक अधिक रहता है। स्वभाव के विरुद्ध कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। परिवार पर स्नेह बना रहता है। कार्य क्षेत्र में अधीनस्थों से लगाव कम ही रहता है। अनुशासन में रहना आपको पसंद आता है। आप समाज में मान सम्मान प्राप्त कर पाते हैं। मेष राशिफल वर्ष की शुरुआत में आपका आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा। शेयर बाजार में निवेश से आपको मुनाफा होगा। हालांकि आपको जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको उसमें धोखा हो सकता है। इस वर्ष मित्रों से आत्मीयता बढ़ेगी। आप उनके साथ अपने दुख दर्द को बांटेंगे। ससुराल की ओर से आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है। परिवार में सास बहू के बीच मेलजोल बढ़ेगा। अगर संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही होंगी तो वे दूर होंगी। आर्थिक कारणों से परिजनों से रिश्ते में खटास आ सकती है। अप्रैल में आपके परिवार में पूजा पाठ का कार्यक्रम बन सकता है। जुलाई में संतान की ओर से आप बड़े परेशान रह सकते हैं। अपनी संतान का सही मार्गदर्शन करना आपकी पहली प्राथमिकता होगी। परिजनों के बीच सामंजस्य का भाव बना रहे, इसके लिए आपको पहल करने की आवश्यकता होगी। इस वर्ष ऐसे लोगों से दूर रहें जो अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हों, क्योंकि उनसे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इस साल वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। साल के शुरुआती महीनों में आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी। जीवनसाथी आपकी भावनाओं को समझेगा। साल के मध्य में जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। इस दौरान आपको अपने जज्बातों पर काबू रखना होगा। बात बिगड़ने पर संवाद कायम रखें, क्योंकि जल्दी ही रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। सेहत के नजरिए से देखें तो वर्ष 2020 आपके लिए मिलाजुला रहेगा। वर्ष की शुरुआत में आपके स्वभाव में क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है। इस पर आपको काबू पाना होगा। साल की शुरुआत में कार्य की अधिकता के चलते आपके ऊपर मानसिक दबाव बना रह सकता है। कोशिश करें कि मन में अधिक दबाव न लें। अपनी सेहत के प्रति लापरवाही बरतना आपको महंगा पड़ सकता है। मार्च में वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। वृष राशिफल वृषभ राशि के जातक शांत और कोमल हृदय वाले होते हैं। राशिचक्र में इस राशि का दूसरा स्थान है। इस राशि का स्वामी शुक्र है। इस राशि वाले स्वभाव से अंतर्मुखी और विश्वसनीय होते हैं। ये किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं। इन्हें परिश्रम से भय नहीं रहता है। इन्हें नृत्य, गायन, खेलकूद, अच्छी चीजों का संग्रह करना व पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है। इस राशि वाले व्यक्ति चतुराई से अपना काम निकलवा लेते हैं। महत्वपूर्ण बातों को गुप्त रखना पसंद करते हैं। दूसरों के प्रति उदार भाव व दया भाव बना रहता है। प्रयत्न व परिश्रम को महत्व देना पसंद करते हैं। इन्हें शांति का वातावरण अच्छा लगता है। इस राशि के जातक योजनाएं बनाने में माहिर होते हैं। वर्ष 2020 के शुरुआत महीनों में आपकी आर्थिक योजनाएं फलीभूत होंगी। कामकाज से आमदनी में वृद्धि होगी। हालांकि उच्च शिक्षा हेतु धन खर्च होने की संभावना है। फरवरी में धन के मामले में सावधानी बरतें, अन्यथा आपको धन हानि हो सकती है। अगर मार्च में शेयर बाजार में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो सोच समझकर करें। इस वर्ष साल के मध्य में आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है।
करियर की दृष्टि से देखें तो आपके लिए नया साल बदलाव लेकर आएगा। नौकरी के अवसर आएंगे, लेकिन आपको उन अवसरों के लिए तैयार रहना होगा। किसी प्रतिष्ठित संस्था से जुड़ने का मौका मिल सकता है। इस साल आपको अपने करियर में अचानक बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो मार्च के महीने में आपके समक्ष चुनौतियां आ सकती हैं। इस वर्ष आपका मधुर व्यवहार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आप अपनी मधुर बातों से लोगों को अपने पक्ष में करने में सफल हैं। कामकाज में व्यस्त रहने के कारण आप अपने परिजनों को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। हो सकता है आपके परिजन आपसे इस बात की शिकायत करें। मिथुन राशिफल। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। राशि चक्र में इसका तीसरा स्थान माना जाता है। इस राशि के व्यक्ति शारीरिक रूप से फुर्तीले और हाजिर जवाबी होते हैं। लोगी न की बौद्धिक क्षमता की प्रशंसा करते हैं। इस राशि वाले धार्मिक और दया भाव रखने वाले होते हैं। अपनी बहुमुखी प्रति के कारण आप भीड़ से अलग नजर आते हैं। आपके अंदर जितना क्रोध रहता है उतना ही संयम होता है। आप लक्ष्य बनाकर कार्य करना पसंद करते हैं। अपने जीवन में नए और अच्छे विचार बनाए रखते हैं। आपके अंदर कार्यों के प्रति उत्साह भी बना रहता है। अनुशासित व नियमितता रखना पसंद करते हैं। खानपान का शौक रहता है। मेहनती, ईमानदार तथा सहनशील होते हैं। इस राशि के जातक लोगों की भलाई के लिए सदैव आगे रहते हैं, किंतु इसका परिणाम इन्हें कमजोर ही प्राप्त होता है। इस वर्ष आपका आर्थिक जीवन सामान्य रह सकता है। घर के सदस्यों की सेहत पर आपके खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है। इस वर्ष आपको अपने अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। साल के मध्य में आपको आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी। इस साल कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा आपको और भी काबिल बनाएगी। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई में कामयाब होने में सफल होंगे। फरवरी माह में आप किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपका मनोबल ऊंचा होगा। अपने ऊंचे मनोबल के कारण आप अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ पाने में सफल होंगे। अगर कार्य व्यापार में कोई परेशानी आती है तो आपका परिवार आपके सपोर्ट में खड़ा होगा। साल के शुरुआती महीनों में परिजनों के बीच सामंजस्य की स्थिति देखने को मिलेगी। घरवालों का कार्यक्षेत्र में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस वर्ष आप अपने घर पर कोई धार्मिक अनुष्ठान करा सकते हैं। घर पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर पर भाई बहनों के बीच प्रेम का भाव बढ़ेगा। कर्क राशिफल। इस राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। राशिचक्र में इसका स्थान चौथा है। इस राशि के जातक का मन चंचल होता है, इसलिए इनके कार्यों और विचारों में चंचलता पाई जाती है। ये अपने ऊपर आने वाले संघर्ष को टालने में सक्षम होते हैं। इन्हें स्वतंत्रता पसंद है, हालांकि इनके जीवन में कई बार अनियमितताएं पाई जाती हैं। अपने जिद्दी स्वभाव के कारण इन्हें कई बार कष्ट झेलना पड़ता है। व्यर्थ के कार्यों और बातों में आपको रुचि नहीं रहती है। इस राशि में गुरु श्रेष्ठ का होता है। संस्था या सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर रहती है, परंतु इनका स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहता है। साल के पहले माह में पूंजी का निवेश न करें तो ही बेहतर होगा। कर्क राशि के लोगों का वित्तीय पक्ष उतार चढ़ भरा रह सकता है। इस साल आपकी जेब में धन तो आएगा, लेकिन वह धन रुकेगा नहीं। घर में किसी मांगलिक कार्य के चलते आपके ऊपर उधारी बढ़ सकती है। अगर आपने अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो अच्छी बात है, वरना परिजनों के स्वास्थ्य में आपके खर्च में वृद्धि हो सकती है। कर्क राशि के जातक का नए साल में करियर जीवन सामान्य रहेगा। भाग्य की अपेक्षा अपनी मेहनत से आप नौकरी क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकते हैं। यदि आप अपने नौकरी जीवन को शानदार बनाना चाहते हैं तो अपने सहकर्मियों से अच्छे संबंध बनाएं। बॉस की अपेक्षाओं पर खरे उतरें। नौकरी को केवल नौकरी की तरह ही न समझें, बल्कि इसे अपना पैशन समझें। यह वर्ष आपके प्रेम जीवन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। साल की शुरुआत में लव पार्टनर के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा। आपस में छोटी मोटी तकरार होंगी, फिर भी प्यार भरा रिश्ता बना रहेगा। अभी तक सिंगल है तो इस साल फरवरी मार्च में आपको कोई लव पार्टनर मिल सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको बदनामी के रास्ते ले जा सकता है। सिंह राशिफल। सिंह राशि का स्वामी सूर्य ग्रह है। राशिचक्र में इस राशि का 5वां स्थान है। ईमानदारी व न्यायप्रियता इस राशि का विशेष गुण होता है। कार्यों में व्यस्त रहना पसंद करते हैं, मगर ज्यादा बातचीत पसंद नहीं करते हैं। कर्ज लेने से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। मित्रों से मिलजुल कर रहते हैं। कोई व्यक्ति इनसे छल करता है तो ये क्रोधित हो जाते हैं। इन्हें स्वतंत्र रहना प्रिय है। ये चापलूसी करना पसंद नहीं करते हैं। किसी भी बात को गोपनीयता बनाए रखना कभी कभी थोड़ा कठिन हो रहता है।
बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, कार्यकुशल एवं परिश्रमी होते हैं। साल 2020 में सिंह राशि वालों को मजबूत आर्थिक प्रबंधन की आवश्यकता होगी। जुलाई से नवंबर तक का समय वित्तीय पक्ष के लिए अच्छा है। इस वर्ष आपको अपने खर्चों में लगाम कसने की आवश्यकता होगी। इससे आपका बजट नहीं बिगड़ेगा। धन की बचत अथवा आय के नए स्रोतों का सृजन करने के लिए पैसों का निवेश किया जा सकता है। साल 2020 में सिंह राशि के जातकों का करियर जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। इस साल आपको अपने कार्यक्षेत्र में मनचाहा फल प्राप्त हो सकता है, लेकिन यह बिना आपकी मेहनत के नहीं होगा। आपकी कुंडली में इस साल शनि ग्रह छठे भाव में रहेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। अगर आप इस वर्ष कोई प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं तो आपके विजय होने की प्रबल संभावना है। नए वर्ष में आपको लव पार्टनर का पूर्ण सहयोग मिलेगा। प्रियतम आपके मुश्किल दौर में काम आएगा। इस वर्ष आप अपने साथी के साथ किसी शानदार जगह में घूमने जा सकते हैं। साल के मध्य में लव लाइफ और भी मधुर होगी। आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पार्टनर से शादी की बात कर सकते हैं। कन्या राशिफल। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। राशिचक्र में इस राशि का छठा स्थान होता है। इस राशि के व्यक्ति परिवार की भलाई हेतु हमेशा प्रयासरत रहते हैं। फिर भी इनका सम्मान कुछ कमजोर रहता है, लेकिन ये हमेशा अपने कर्तव्य को भलीभांति निभाते हैं। ये स्वाभिमानी होते हैं। ये बुद्धिमानी से काम निकलवाना जानते हैं। ये भावुक होते हैं और अपने कार्य को अच्छे तरीके से करना जानते हैं। राजनीति में भाग लेने का अवसर भी प्राप्त होता है। अध्यात्म में इनकी रुचि रहती है। इस राशि वालों को गुरु का फल अच्छा प्राप्त होता है। साल 2020 में आपका वित्तीय पक्ष मजबूत होगा। इस वर्ष आप धन का बचत कर पाने में सफल होंगे। आप नया वाहन, घर या कोई अन्य प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। रिश्तेदार आपसे आर्थिक सहायता की उम्मीद करें और आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। फलादेश के मुताबिक कन्या राशि वालों का करियर जीवन वर्ष 2020 में चमक सकता है। इस वर्ष नौकरी में स्थानांतरण भी हो सकता है। ऑफिस में सीनियरों के सहयोग से आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे, लेकिन ऑफिस अथवा कार्यस्थल पर अपने विरोधियों से बचकर रहें, क्योंकि वे आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नए वर्ष में आपको लव पार्टनर का पूर्ण सहयोग मिलेगा। प्रियतम आपके मुश्किल दौर में काम आएगा। इस वर्ष आप अपने साथी के साथ किसी शानदार जगह में घूमने जा सकते हैं। साल के मध्य में लव लाइफ और भी मधुर होगी। आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पार्टनर से शादी की बात कर सकते हैं। वर्ष 2020 आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। अच्छे स्वास्थ्य के कारण आपका मनोबल भी ऊंचा रहेगा। मौसम परिवर्तन के समय छोटी मोटी स्वास्थ्य तकलीफ हो सकती है। काम में व्यस्तता से मानसिक दबाव रह सकता है। तुला राशिफल। तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है। राशिचक्र में इस राशि का स्थान 7वां है। इस राशि व्यक्ति मनमौजी होते हैं। सभी के साथ व्यवहार बनाकर चलते हैं। ये योजनाएं बनाने में माहिर होते हैं, परंतु दूसरों को हानि न पहुंचे इसका पूरा ध्यान रखते हैं। कोई भी कार्य स्वयं के विवेक से करना पसंद करते हैं। ये लोग न्यायप्रिय होते हैं। झूठ इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। दूसरों की भलाई करने के लिए ये सदैव तैयार रहते हैं। अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार होते हैं। इस राशि की स्त्री को पति तथा पुरुष को पत्नी भाग्यशाली मिलती है। नए साल में तुला राशि वालों का आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए लगातार आपको प्रयास करने होंगे। कार्यक्षेत्र में आप इस साल अपनी सैलरी बढ़वाना चाहते हैं तो आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आपको अन्य स्रोतों से भी धन कमाने की कोशिश करनी होगी। करियर राशिफल के अनुसार तुला राशि के जातकों को इस वर्ष अच्छे परिणाम पाने के लिए जमकर मेहनत करना होगा। इस साल आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर अधिक ध्यान देना होगा। इससे आप कार्यक्षेत्र में अच्छे संबंध बनाने में कामयाब होंगे और बेबाकी के साथ अपने नए विचारों को सीनियर अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। इस वर्ष प्रेम जीवन में लबोलुबाब से बचें। प्यार में जिद न करें, क्योंकि इससे आपका रिश्ता कमजोर होगा। अपने लव पार्टनर पर किसी तरह का दबाव न डालें। अगर इस वर्ष आप अपने लव पार्टनर से शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो बात आगे बढ़ा सकते हैं। मई सितंबर तक आपको प्रेम में अच्छे परिणाम मिलेंगे। वृश्चिक राशिफल। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह होता है। राशिचक्र में इसका 8वां स्थान होता है। इस राशि के व्यक्ति का स्वभाव गर्म होता है। इनका क्रोध कितना भी क्यों न हो, हृदय में दयाभाव रहता है। इस राशि के लोग दूसरों के कामों बेवजह हस्तक्षेप नहीं करते हैं और न ही किसी को अपने कामों में दखलंदाजी बर्दाश्त करते हैं। इस राशि के व्यक्तियों की इच्छाएं देरी से पूर्ण होती हैं। यदि अचानक खर्च की आवश्यकता पड़
जाए तो इन्हें समय पर धन प्राप्त नहीं करते, आत्मविश्वास व आध्यात्मिक श्रद्धा बनी रहती है। ऐसे जातक अपनी कला या किसी कार्य में कुशल होते हैं। साल 2020 में आपको वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे। आपकी आय के स्रोत में वृद्धि होगी। यदि आपने किसी से धन उधार लिया है तो आप इस साल उसे चुका सकते हैं। अगर कोई बड़ा आर्थिक फैसला ले तो अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें। वर्ष की शुरुआत में परिजनों के साथ अच्छा समय गुजरेगा। यदि संतान विवाह योग्य है तो उसके रिश्ते की बात चल सकती है। घर में किसी तरह की अशांति चल रही है तो उसमें वह दूर होगी। आप अपने परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भलीभांति समझेंगे। प्रेम जीवन के लिए नया साल आपके लिए मिलाजुला रहेगा। इस वर्ष आपकी लव लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे। प्रेम जीवन में असुरक्षा की भावना रहेगी। प्रियतम के साथ वैचारिक मतभेद होने से आपको परेशानी हो सकती है। लव पार्टनर पर शक करने ब्रेकअप होने की संभावना है। इस वर्ष आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिले जुले पर। भागलपुर जा रही बस कुशीनगर में दुर्घटनाग्रस्त। नोएडा से 35 मजदूरों को लेकर बिहार जा रही एक बस रविवार रात 9:30 बजे कुशीनगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 12 मजदूरों घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें कुशीनगर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटनाग्रस्त संज्ञान लेते हुए कुशीनगर के डीएम और एसपी को निर्देश दिए हैं कि वे घटनास्थल पर जाकर पूरी जांच करें और घायलों की मदद करें। मुख्यमंत्री ने घायलों का उचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कारणों की जांच कर तुरंत ब्यौरा देने को कहा है। ट्रंप, कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार हो या न हो, अमेरिका फिर से खुलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वैक्सीन तैयार हो या न हो, अमेरिका फिर से खुलेगा। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि साल के अंत तक कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करना उनका उद्देश्य है। बीबीसी ने अपनी शनिवार 16 मई की रिपोर्ट में कहा कि उन्होंने वैक्सीन प्रोजेक्ट ऑपरेशन वॉर्प स्पीड की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के पहले परमाणु हथियारों को बनाने के प्रयासों से की। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन के बिना भी अमेरिकियों को चाहिए कि वह अपने जीवन में सामान्य रूप से वापस लौटना शुरू करें। इजराइल में नेतन्याहू की अगुवाई में नई सरकार ने ली शपथ। इजराइल में रविवार 17 मई को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ले ली और इसी के साथ देश के इतिहास में सबसे लंबा राजनीति गतिरोध खत्म हो गया। गतिरोध के दौरान 500 दिनों से भी ज्यादा वक्त तक कार्यवाहक सरकार बागडोर संभाले हुए थी और एक के बाद एक हुए 3 चुनावों में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। नेसेट इजरायली संसद में नई सरकार के विश्वास मत के दौरान पक्ष में 73 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 46 मत। चुनावों में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर नेतन्याहू ने प्रतिद्वंद्वी से साथी बने ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के बेनी गांट्स के साथ मिलकर सरकार बनाई है। नई सरकार में 36 मंत्री और 16 उप मंत्री होंगे। गोरखपुर, 4 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। गोरखपुर में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। इसका संक्रमण फैल रहा है। रविवार को कोरोना के चपेट में जिले के 4 युवक आए हैं। इनमें से 2 सरदारनगर के अवधपुर गांव के सग भाई हैं। इसके अलावा बांसगांव और बेलघाट का भी एक युवक कोरोना संक्रमित मिला है। यह सभी मुंबई से लौटे हैं। रविवार की देर रात बीआरडी ने कोरोना जांच रिपोर्ट जारी की है। इसमें शनिवार को भेजे गए करीब 35 सैंपल में 4 में कोरोना की तस्दीक हुई है। इसमें बेलघाट के शाहपुर निवासी वह युवक भी शामिल है, जिसे कुछ दिन पहले पॉजिटिव के साथ बीआरडी में भर्ती कर दिया गया था। इसके अलावा अवधपुर गांव के 2 सगे भाई भी पॉजिटिव हुए हैं। दोनों 8 दिन पहले मुंबई से गांव लौटे, तब से गांव में ही थे। दोनों को शनिवार को जांच के लिए गीड स्थित डेंटल कॉलेज ले जाया गया, जहां से उनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया। शाहिद अफरीदी का उड़ा मजाक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। अफरीदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर उनकी जिंदगी पर फिल्म बनती है तो उस फिल्म में उनका किरदार हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज निभाए। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर अफरीदी का जमकर मजाक बनाया जा रहा है। फैन अफरीदी का मजाक बनाते हुए कह रहे हैं कि टॉम क्रूज को फिल्म में लेने पाकिस्तान 2 बार बिक जाएगा। राजनाथ के घर आज होगी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक। कोरोना के संकट से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए आर्थिक पैकेज को जरूरतमंदों तक पहुंचाने और आर्थिक सुधारों की रणनीति तय करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आज सोमवार को बैठक होगी। दोपहर 12 बजे से होने वाली यह बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, स्मृति ईरानी आदि केंद्रीय मंत्री प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
इस बैठक में केंद्र सरकार की ओर से घोषित आर्थिक सुधारों की समीक्षा भी होगी। सूत्रों ने बताया कि कोरोना के संकट से जूझते हर वर्ग को मिले राहत पैकेज की समीक्षा और आर्थिक सुधारों का क्रियान्वयन इस मीटिंग का एजेंडा है। आजमगढ़, शराब भरे ट्रक से टकराई कार। आजमगढ़ में अतरौलिया थाना क्षेत्र के जमीनशाव गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार की सुबह रोड किनारे खड़े ट्रक में पीछे से स्विफ्ट डिजायर कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सवार लोग लखनऊ से मऊ जा रहे थे। सभी लोग मऊ के कोपागंज के निवासी बताए जा रहे हैं। रोड किनारे शराब लदा ट्रक खड़ा था। चालक को नींद आने से अनियंत्रित कार ट्रक से टकरा गई। घटनास्थल पर ही कार चालक शेरू के साथ ही अलीम मोहम्मद नजरुल हसन की मौत हो गई, जबकि अहमद रजा मोहम्मद जैन घायल हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों को जिला चिकित्सालय के लिए भेजा गया। घटना के बाद मौके पर काफी भीड़ हो गई। हालांकि पुलिस ने सड़क को खाली करवाया एवं कोरोना को देखते हुए लोगों से सोशल डिस्टेंस की अपील की। शाहिद अफरीदी का उड़ा मजाक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। अफरीदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर उनकी जिंदगी पर फिल्म बनती है तो उस फिल्म में उनका किरदार हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज निभाए। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर अफरीदी का जमकर मजाक बनाया जा रहा है। फैन अफरीदी का मजाक बनाते हुए कह रहे हैं कि टॉम क्रूज को फिल्म में लेने पाकिस्तान 2 बार बिक जाएगा। राजनाथ के घर आज होगी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक। कोरोना के संकट से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए आर्थिक पैकेज को जरूरतमंदों तक पहुंचाने और आर्थिक सुधारों की रणनीति तय करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आज सोमवार को बैठक होगी। दोपहर 12 बजे से होने वाली यह बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, स्मृति ईरानी आदि केंद्रीय मंत्री प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस बैठक में केंद्र सरकार की ओर से घोषित आर्थिक सुधारों की समीक्षा भी होगी। सूत्रों ने बताया कि कोरोना के संकट से जूझते हर वर्ग को मिले राहत पैकेज की समीक्षा और आर्थिक सुधारों का क्रियान्वयन इस मीटिंग का एजेंडा है। आजमगढ़, शराब भरे ट्रक से टकराई कार। आजमगढ़ में अतरौलिया थाना क्षेत्र के जमीनशाव गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार की सुबह रोड किनारे खड़े ट्रक में पीछे से स्विफ्ट डिजायर कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सवार लोग लखनऊ से मऊ जा रहे थे। सभी लोग मऊ के कोपागंज के निवासी बताए जा रहे हैं। रोड किनारे शराब लदा ट्रक खड़ा था। चालक को नींद आने से अनियंत्रित कार ट्रक से टकरा गई। घटनास्थल पर ही कार चालक शेरू के साथ ही अलीम मोहम्मद नजरुल हसन की मौत हो गई, जबकि अहमद रजा मोहम्मद जैन घायल हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों को जिला चिकित्सालय के लिए भेजा गया। घटना के बाद मौके पर काफी भीड़ हो गई। हालांकि पुलिस ने सड़क को खाली करवाया एवं कोरोना को देखते हुए लोगों से सोशल डिस्टेंस की अपील की। यूपी सरकार कई खर्चों में भारी कटौती का फैसला। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से उत्पन्न वित्तीय संकट से उबरने के लिए प्रदेश सरकार ने अब कई खर्चों में भारी कटौती की है। बहुत जरूरी होने पर ही कोई नया निर्माण कार्य शुरू होगा। विभागों द्वारा वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी गई है। नए पदों के सृजन पर भी रोक लगाई गई है। अप्रासंगिक पद समाप्त करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, स्टेशनरी, अवकाश यात्रा सुविधा आदि के खर्चों में 25% की कटौती की गई है। अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल ने खर्चों में कटौती से संबंधित शासनादेश सोमवार को जारी किया। शासनादेश में कहा है कि लॉकडाउन से सरकार के राजस्व में भारी कमी आई है। इस स्थिति में संसाधनों के समुचित उपयोग तथा कैश प्रबंधन के लिए यह फैसले लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश 31 मई तक बड़ा लॉकडाउन, रात में लागू रहेगी धारा 144। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन 4.0 की घोषणा कर दी गई है। इस बार केंद्र सरकार ने जोन बांटने और लॉकडाउन के ज्यादातर नियम तय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि लॉकडाउन 4 में प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत देते हुए बाजारों को खोलने का फैसला किया है। ट्रंप रोज ले रहे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट की खुराक। कोरोना वायरस के कहर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार स्थानीय समय को कहा कि वह एंटी मलेरिया दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा का सेवन कर रहे हैं।
और हफ्ते से डोनाल्ड ट्रंप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट ले रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को कोरोना मरीजों के इलाज में इसे कारगर मानते हैं, मगर इस दवा के प्रभाव पर कई सवाल भी खड़े हुए हैं। द हिल की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि इस दवा का सेवन के लिए वह व्हाइट हाउस के डॉक्टर से परामर्श लिया था और उन्होंने इसके लिए अपनी सहमति दे दी। क्योंकि वे कोविड-19 पॉजिटिव नहीं हैं, डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें यह दवा लेने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रंप ने हू के डायरेक्टर को अगले 30 दिनों में ठोस कदम उठाने को कहा। चीन से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन से पिछले कई दिनों से नाराज चल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हू के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गैब्रियेसस को लेटर लिखकर अगले 30 दिनों में ठोस कदम उठाने को कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पत्र में लिखा, यदि WHO अगले 30 दिन के अंदर कोई ठोस सुधार नहीं करता है तो फिर हम फंडिंग को स्थायी रूप से रोक देंगे। वहीं संगठन में अपनी सदस्यता पर भी पुनर्विचार करेंगे। मालूम हो कि ट्रंप ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने में WHO की भूमिका की समीक्षा होने तक अमेरिका की ओर से किए जाने वाले भुगतान पर अस्थायी रूप से रोक लगाई हुई है। डोनाल्ड जे. ट्रंप @real Donald Trump. This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory. View image on Twitter. View image on Twitter. View image on Twitter. View image on Twitter. 268 के सुबह के 8:25 मई 19 2020 Twitter adds info and privacy. 131 के people are talking about this. चीन ने अक्साई चिन इलाके में बढ़ाई अपने सैनिकों की ताकत। चीन भारत सीमा में अक्साई चिन क्षेत्र के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को सीमा नियंत्रण उपायों के साथ मजबूती प्रदान की गई है। सोमवार 18 मई को यहां सरकारी मीडिया ने इस तरह की रिपोर्ट प्रकाशित की। सरकारी ग्लोबल टाइम्स में सैन्य सूत्रों के हवाले से एक लेख में लिखा गया है, चीन की कार्रवाई हाल ही में भारत द्वारा गलवान घाटी में चीन के अधिकार वाले क्षेत्र में सीमा के आसपास रक्षा सुविधाओं के अवैध निर्माण किए जाने के बाद की गई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है, भारत मई की शुरुआत से गलवान घाटी क्षेत्र में सीमा रेखा को पार कर रहा है और चीन के क्षेत्र में घुस रहा है। भारतीय पक्ष ने चीनी सीमा रक्षा सैनिकों की सामान्य गश्ती गतिविधियों को बाधित करने के लिए रक्षा निर्माण किए हैं और अवरोधक लगाए हैं। इस संबंध में विदेश मंत्रालय या भारतीय सेना की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कुब्रा सैद को यूजर से मिली भारत छोड़ने की सलाह। बॉलीवुड एक्ट्रेस कुब्रा सैद को उनकी शानदार एक्टिंग के लिए जाना जाता है। इसके अलावा वह सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं और हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी प्रतिक्रिया देती हैं। हाल ही में उन्होंने लॉकडाउन पर सरकार की व्यवस्था को लेकर एक ट्वीट किया, जिस पर उन्हें एक यूजर ने भारत छोड़ने की बात कह डाली। एक्ट्रेस ने भी मजेदार अंदाज में इसका जवाब दिया। एक्ट्रेस की यह बात यूजर्स को रास नहीं आई। एक यूजर ने तो कुब्रा सैद को देश छोड़ने के लिए ही कह दिया। यूजर ने रिप्लाई करते हुए कमेंट किया, आप देश क्यों नहीं छोड़ देती हो। यूजर के इस कमेंट पर कुब्रा ने भी ऐसा जवाब दिया कि उसकी बोलती बंद हो गई। एक्ट्रेस ने मजेदार तरीके जवाब देते हुए रिप्लाई किया, कोई भी नहीं जा सकता, लॉकडाउन चल रहा है, कुछ भी। स्पोर्ट्स कॉलेज में बनेगा कोरोना मरीजों के लिए 150 बेड का अस्पताल। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए एक और 150 बेड का अस्पताल बनाने की तैयारी है। अस्पताल बालिका छात्रावास में तैयार किया जाएगा। इसके पहले कॉलेज में एक समकक्ष अस्पताल पहले से है। कमिश्नर जयंत नौलिकर, डीएम और एसएसपी समेत स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने मंगलवार को इस अस्पताल का निरीक्षण कर वहां की तैयारियां जांची। निरीक्षण के दौरान ही कमिश्नर ने कॉलेज के बालिका छात्रावास में भी 150 बेड का अस्पताल तैयार करने का निर्देश देते हुए स्वास्थ्य विभाग को इसे शासन से नोटिफाई कराने के लिए अग्रिम कार्रवाई शुरू कर देने को कहा। डोनाल्ड ट्रंप, मुझे लगता है कि यह बहुत कारगर दवा है। कोरोना संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन लेने के लिए हो रही आलोचना पर अपने जवाब में इसे कोरोना वायरस के बचाव का एक तरीका बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया था कि वह इस जानलेवा संक्रमण से बचने के लिए यह दवा ले रहे हैं। इसके एक दिन बाद उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, मुझे लगता है कि यह बचाव का एक तरीका है और मैं कुछ और समय तक इसे लेता रहूंगा। यह काफी सुरक्षित लगती है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इंटरनेट पर चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ खोला मोर्चा। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने सोमवार को कहा कि वह चिंतित हैं कि अन्य देश इंटरनेट को विनियमित करने के लिए चीन के दृष्टिकोण की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं।
जुकरबर्ग ने एक वीडियो बैठक के दौरान यूरोपियन यूनियन एंड स्ट्री कमिश्नर थियरी ब्रेटन के साथ बातचीत में कहा, मैं इसको लेकर बहुत कुंद हूँ। मेरा विचार है कि चीन जैसे देशों से एक मॉडल बाहर आ रहा है। ये मॉडल उन पश्चिमी देशों के मूल्यों से बेहद अलग है जो चीन से कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक हैं। उन्होंने कहा कि अब यह पश्चिमी देशों पर निर्भर है कि वे डाटा प्राइवेसी को लेकर एक स्पष्ट फ्रेमवर्क बनाएं। इसे विकसित करना हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है। गोरखपुर में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। गोरखपुर में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए हैं। इसमें कैंपियरगंज व पिपराइच में 2 और चरगांवा व झरनाटोल में 1 नए मामले शामिल हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 27 हो गई है। अब तक 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। 2 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। एक महिला का लखनऊ में इलाज चल रहा है। 22 गोरखपुर के अस्पतालों में भर्ती हैं। जम्मू कश्मीर का निवासी होने के लिए केंद्र के नए नियमों पर भड़का पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में भारत के नए निवास नियमों को अवैध करार दिया है और आरोप लगाया है कि यह दोनों देशों के बीच समझौते और संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का स्पष्ट उल्लंघन है। आवास नियमों के तहत जो लोग भी जम्मू कश्मीर में 15 वर्षों से रह रहे हैं या 7 वर्षों तक वहां पढ़ाई की है और केंद्र शासित प्रदेश के किसी शैक्षणिक संस्थान से 10वीं या 12वीं की परीक्षाएं दी है, वे सभी लोग निवासी होने के योग्य हैं। विदेश कार्यालय ने कहा, नया निवास नियम अवैध है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों, चौथे जिनेवा समझौते सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून और भारत तथा पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है। इसने यह भी आरोप लगाया कि निवास नियम का उद्देश्य घाटी के जनसांख्यिकीय ढांचे को बदलना है। आज से ऑड-इवन फॉर्मूले पर खुलेगा बाजार। लॉकडाउन 4 में राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी होने के एक दिन बाद मंगलवार को जिला प्रशासन ने भी छूट एवं पाबंदियों को लेकर घोषणा कर दी। बुधवार से ऑड-इवन के फॉर्मूले पर बाजार खुलेंगे। मसलन कुछ तरह की दुकानें एक दिन खुलेंगी तो दूसरे दिन बंद रहेंगी। वहीं कुछ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें सातों दिन खुल। कुछ नई सुविधाओं को भी इस चरण के लॉकडाउन में जिला प्रशासन ने हरी झंडी दे दी है। अब मिठाई, बेकरी, मीट मछली, अंडा की भी दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन वह सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे। वहीं कपड़े की दुकानों समेत कई अन्य सामग्रियों से जुड़ी दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही निकल सकेंगे। गोरखपुर, कोरोना से अब तक 3 की मौत, 28 पॉजिटिव। गोरखपुर में कोरोना संक्रमण का फैलाव तेज हो गया है। बुधवार को 7 संक्रमित मिले, जिसमें एक की बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने इसकी पुष्टि की। एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 7 मरीज मिलने से हड़कंप मचा है। जिले में संक्रमितों की संख्या 28 पहुंच गई, इनमें 3 की मौत हो चुकी है। उरुवा के लाखुन बुजुर्ग का रहने वाला 35 वर्षीय युवक एक हफ्ते पहले ही मुंबई से लौटा था। बुधवार को उसकी तबीयत खराब हुई। उसे सर्दी जुकाम के साथ सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। परिजन उसे लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां से आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया। वार्ड में डॉक्टरों ने कोरोना जांच के लिए सैंपल लेकर उसे भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू ही की थी कि उसने दम तोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप, चीन की तरफ से प्रवक्ता बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर चीन पर जमकर बरसे और इस बार तो उन्होंने सीधे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीन की वजह से दुनिया में जो दर्द और नरसंहार है उससे ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है और यह सब शीर्ष स्तर के इशारे पर हो रहा है। ट्रंप ने ट्वीट किया, चीन की तरफ से प्रवक्ता बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं, जिनके देश की वजह से दुनिया में जो दर्द और नरसंहार फैला है उससे जबरन ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप पर इसका झूठा और प्रोपेगेंडा अपमानजनक है। यह सब शीर्ष स्तर से आ रहा है। वे महामारी को आसानी से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गोरखनाथ मंदिर परिसर की 2 दर्जन से अधिक दुकानें टूटी। मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक निर्माणाधीन 4 लेन में बाधक बन रही गोरखनाथ मंदिर की दुकानों को पीडब्ल्यूडी के एनएच विभाग ने तोड़ना शुरू कर दिया है। बुधवार को मुख्य गेट से लेकर दूसरे गेट तक 2 दर्जन से अधिक दुकानों को तोड़ दिया गया है। मंदिर परिसर से जुड़ी करीब 50 दुकानें तोड़ी जानी हैं। इन दुकानों को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अनुमति दे दी थी। इन दुकानदारों को पास में ही प्रस्तावित मल्टी स्टोरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करने की योजना है।
अमेरिका, चीन कम करे पाकिस्तान को दिए गए अनुचित और उत्पीड़ित कर्ज। अमेरिका ने बुधवार को चीन से कहा कि वह पाकिस्तान को दिए गए अनुचित और उत्पीड़ित कर्ज के बोझ को कम करने के उपाय करे। दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विदेश विभाग की कार्यवाहक सहायक मंत्री एलिस वेल्स ने संवाददाताओं से कहा कि चाहे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी हो या कोई दूसरी सहायता हो, अमेरिका हमेशा ऐसे निवेश का समर्थन करता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हो, पर्यावरण को बेहतर बनाता हो और जिससे क्षेत्रीय लोगों को फायदा होता हो। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, मैंने सीपीईसी को लेकर अमेरिकी सरकार की चिंताओं का उल्लेख किया है। इस परियोजना में पारदर्शिता का अभाव है और चीनी संगठनों को अनुचित दर पर लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि कोविड-19 जैसे संकट के समय, जब दुनिया अर्थव्यवस्था के बंद होने के नतीजों के जूझ रही है, चीन के लिए यह जरूरी है कि वह इस उत्पीड़क बोझ और अनुचित कर्ज के बोझ को कम करने के लिए कदम उठाए। वेल्स ने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि चीन या तो कर्ज माफ करेगा या उसका पुनर्गठन करेगा। उन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के इलाज में इस्तेमाल को लेकर दी चेतावनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मलेरिया और अन्य बीमारियों के उपचार में इस्तेमाल किए जाने वाली दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या क्लोरोक्विन को कोविड-19 संक्रमण के इलाज में प्रयोग में लाने को लेकर चेताया है। उन्होंने कहा, इन दवाओं को क्लिनिकल ट्रायल नैदानिक परीक्षणों में उपयोग के लिए रिजर्व किए जाने की आवश्यकता है। कई देशों में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित हुए मरीजों के उपचार में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या क्लोरोक्विन के इस्तेमाल को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में WHO हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर माइकल रयान ने कहा, दोनों दवाओं को पहले से ही कई बीमारियों के लिए लाइसेंस प्राप्त है। डोनाल्ड ट्रंप, कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका के लिए गर्व की बात। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह अमेरिका के लिए गर्व की बात है कि दुनिया में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा पुष्ट मामले उसके यहाँ हैं और इसका ये मतलब है कि अमेरिका ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच कर रहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस के 15 लाख पुष्ट मामले हैं और 91,000 लोगों की मौत हुई है। इस तरह दुनिया में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में ही आए हैं और यहीं पर सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। उन्होंने मंगलवार को कहा, जब हमारे पास काफी मामले हैं, एक हद तक मैं इसे बढ़िया मानता हूं कि हमारी जांच काफी अच्छी है। ट्रंप ने कोविड-19 महामारी के प्रसार के बाद पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक की। उन्होंने कहा, आप जब कहते हैं कि हम कोरोना के मामले में दुनिया में सबसे आगे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास दूसरे की तुलना में अधिक जांच की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा, इसलिए अगर बहुत सारे मामले हैं तो मैं इसे बुरी चीज नहीं मानता। एक तरह से मैं इसे अच्छी चीज के तौर पर देखता हूं क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जांच की सुविधा बेहतर है। कोरोना जांच के लिए BRD को मिलेगी कोबास। BRD मेडिकल कॉलेज में कोरोना जांच की क्षमता बढ़ने वाली है। इसके लिए कोबास मशीन जल्द ही आएगी। शासन की ओर से इसकी अनुमति भी मिल गई है। रॉस कंपनी की मशीन जून के प्रथम सप्ताह में BRD में पहुंचेगी। इसके बाद से प्रतिदिन 1000 नमूनों की जांच BRD में हो सकेगी। BRD के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस की जांच में तेजी लाने के लिए यह मशीन मंगाई जा रही है। यह मशीन रोजाना 1000 सैंपल की जांच कर सकती है। इसमें बार बार सैंपल बदलने की जरूरत नहीं होगी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि 3 साल के लिए और बढ़ा दी गई। सरकार ने बुधवार को वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY की अवधि 3 साल के लिए और बढ़ा दी। साथ ही इस मिलने वाली सालाना प्रतिफल की दर घटाकर 7.4% कर दी। पिछले वित्त वर्ष में ब्याज दर 8% थी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMVVY को 31 मार्च 2020 से अगले 3 वर्ष अर्थात 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया। साथ ही प्रारंभ में 2020-21 के लिए 7.40% की सुनिश्चित प्रतिफल दर तय किया गया है और उसके बाद हर साल दर की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में 8% के निश्चित रिटर्न के साथ योजना की अवधि बढ़ाकर मार्च 2020 कर दी थी। साथ ही इसमें निवेश की सीमा भी दोगुनी कर 15 लाख कर दी गई थी। सांसद रविकिशन पहुंचे मुंबई के बोरीवली स्टेशन, श्रमिकों का जाना हालचाल। गोरखपुर
मुंबई के बोरीवली स्टेशन से गोरखपुर के लिए ट्रेन जिसको 2 बजे दिन में जाना था 4 बजे तक जब ट्रेन नहीं निकली तो चिंता हुई और जानने के लिए स्वयं स्टेशन पर गोरखपुर सांसद रविकिशन जी पहुंचे और 2 घंटे वहीं रहे। 6 बजे जब तक सबको विदा नहीं किया तब तक वहीं रहे सभी को रास्ते के लिए भोजन पैकेट पानी की बोतल बिस्किट आदि वितरित कर गोरखपुर की देवतुल्य जनता को सम्मान सहित विदा किया। सभी यात्री बहुत खुश थे, सभी ने मुंबई पुलिस के सम्मान में जयकारे लगाए। रविकिशन जी ने कहा, अभी भी जो लोग मुंबई में या और प्रांतों में फंसे हुए हैं सभी को सकुशल अपने घर गोरखपुर पहुंचाया जाएगा। गोरखपुर की देवतुल्य जनता मेरे लिए भगवान है और मैं उनकी सेवा के लिए सदैव इसी प्रकार लगा रहूंगा। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन बोरीवली के रेलवे स्टेशन पर जहां पर लगभग 1600 से ऊपर श्रमिक ट्रेन के इंतजार में बैठे हुए थे, उन्होंने उनका हाल जाना, साथ ही साथ उनको उनके गंतव्य स्थान जाने के लिए जिस ट्रेन से जाना था उस ट्रेन को वहां से निकालने तक वही रहे और सांसद रवि किशन ने उन सभी श्रमिक भाइयों का हालचाल जानने के साथ साथ उन्हें कुछ जरूरी सामान या खाने की व्यवस्था भी किया, साथ ही उनका सकुशल घर पहुंचने के लिए प्रार्थना भी की। सांसद रवि किशन ने प्रधानमंत्री मोदी जी का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, साथ ही साथ देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल का भी धन्यवाद ज्ञापित किया है, जिन्होंने श्रमिकों का दर्द समझा और उनके लिए ट्रेन चलाने की घोषणा की है। सांसद रवि किशन के इस पहल का हर कोई स्वागत कर रहा है, श्रमिक भी उनके इस पहल से खुश नजर आए। आज 21 मई के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 21 मई का दिन इतिहास में एक दर्दनाक घटना के लिए याद किया जाता है। आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की लिट्टे उग्रवादियों ने जान ले ली थी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आइए जानते हैं उस घटना के बारे में। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 में मुंबई में हुआ। जब भारत को अंग्रेजी शासन की गुलामी से आज़ादी मिली तो इनकी उम्र महज 3 साल थी। देश आज़ाद हुआ और राजीव गांधी के नाना यानी जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी का बचपन 3 मूर्ति भवन में बीता। उनकी शिक्षा की बात करें तो वे अच्छा समय के लिए देहरादून के वेलहम स्कूल गए, लेकिन जल्द ही उन्हें हिमालय की तलहटी में स्थित आवासीय दून स्कूल में भेज दिया गया। वहां उनके कई मित्र बने जिनके साथ उनकी आजीवन दोस्ती बनी रही। बाद में उनके छोटे भाई संजय गांधी को भी इसी स्कूल में भेजा गया जहां दोनों साथ पढ़े। स्कूली शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद राजीव गांधी आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए। जल्द ट्रिनिटी कॉलेज को उन्होंने अलविदा कह दिया और लंदन के इंपीरियल कॉलेज चले गए जहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। गोरखपुर अस्पताल का ईसीजी टेक्नीशियन कोरोना पॉजिटिव। गोरखपुर के बेतियाहाता स्थित निजी अस्पताल ईसीजी टेक्नीशियन कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया है। प्राइवेट पैथोलॉजी की जांच में इसकी तस्दीक हुई है। जिले में प्राइवेट पैथोलॉजी द्वारा कोरोना संक्रमण पकड़े जाने का यह पहला मामला है। तकनीशियन ने 1 हफ्ते पहले दिल की बीमारी से जूझ रही महिला की जांच की थी। हालत नाजुक होने पर महिला को लखनऊ रेफर कर दिया था। लखनऊ के पीजीआई की जांच में महिला संक्रमित निकली, जिसके बाद प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर व तकनीशियन की प्राइवेट पैथोलॉजी में जांच कराई गई। डॉक्टर की रिपोर्ट नेगेटिव निकली, तकनीशियन की पॉजिटिव। इसके साथ ही जिले में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 29 हो गई है। बस्ती में सुबह से 16 संक्रमित मिले, संख्या 120। 2 दिन पहले बस्ती में एक साथ 50 संक्रमितों के मिलने के साथ कोरोना बन फूटा था। गुरुवार को एक बार फिर बस्ती में बड़ी संख्या कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सुबह 6 संक्रमितों के मिलने की सूचना आई थी तो शाम होते होते 10 और संक्रमित बस्ती में मिल गए। कोरोना संक्रमितों के मिलने की इस गति बस्ती जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सभी संक्रमितों की पहचान कराकर उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। कुल 120 कोरोना पॉजिटिव अभी तक मिल चुके हैं। इनमें से 28 ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 2 की मौत हो चुकी है। जिले में अभी कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 90 है।